समझ लीजिए, किताबों का समुद्र है और गहराई तक जाना है। हेलो एंड वेलकम टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल विजन IAS बिगिनर्स। कहते हैं दोस्तों, बिगिनर एस्पायरेंट्स कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं। मन में बहुत से सवाल होते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम्स के, कैसे और क्या पढ़ना है। उफ, इतनी कन्फ्यूजन्स। पर ये कन्फ्यूजन्स दूर करने में आ गई हूँ आप सभी से डायरेक्टली कनेक्ट करने, क्योंकि भाई मैं भी तो आप ही की तरह एक एस्पायरेंट ही हूँ ना। सो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की। तो अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज जनरल कैटेगरी, सेकेंड इज OBC, थर्ड इज SC ST एंड फोर्थ इज डिसेबल्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो होती है 32 ईयर्स एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर 6। फिर बात करते हैं OBC की। OBC में मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 35 ईयर्स एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर 9। अब बात करते हैं SC ST की। तो SC ST में मैक्सिमम एज होती है 37 ईयर्स और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर टिल द एज लिमिट। हम कितने भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। लास्ट इज डिसेबल्ड। डिसेबल्ड में मैक्सिमम एज 42 ईयर्स होती है एंड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर टिल द एज लिमिट। हम कितने भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अब लोगों के दिमाग में एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन, क्वेश्चन या डर, ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये तीनों का मिक्सचर ज़रूर रहता है। तो लोग सोचते हैं कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले ही UPSC कर सकते हैं, सिर्फ वही पेपर दे सकते हैं। तो मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये कन्फ्यूजन आपका सबसे बड़ा और गलत है। सो आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि UPSC सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स वाले ही नहीं, सब कर सकते हैं, सिर्फ हिम्मत और जुनून चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी क्लियर थिंग कि सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए होती है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो। सो चलिए अब थोड़ी एग्ज़ाम की भी सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं। हमारे एग्ज़ाम्स के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। सेकेंड स्टेज इज़ मेन एग्जामिनेशंस, जिसमें रिटन होता है। एंड थर्ड इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में भाई। हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है वो प्रीलिम्स का होता है, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ GS, दैट इज़ जनरल स्टडीज़, एंड सेकेंड इज़ CSAT। और ये दोनों ही पेपर्स हमारे MCQ टाइप होते हैं, जिसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। GS पेपर 1 जो होता है, इसमें हमारी मेरिट लिस्ट लगती है, और जो हमारा सेकेंड पेपर होता है CSAT का, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं, दैट इज़ 33%। अरे अब अगर हम प्रीलिम्स सक्सेसफुली क्लियर कर देते हैं तो हम एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं, जो कि कहाँ जाती है, मेंस एग्ज़ाम की तरफ। अब हमें और भी मेहनत करनी है। सो लेट मी टॉक अबाउट मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 9 पेपर्स होते हैं। 9 पेपर्स कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। 2 papers are qualifying language papers, 1 is essay, 4 are GS papers, that is like GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3 and GS paper 4, और 2 optional papers होते हैं हमारे सेम सब्जेक्ट के, जो कि हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं। देन थर्ड कम्स आर इंटरव्यू। हमारा इंटरव्यू जो होता है, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, वो 275 मार्क्स का होता है। और अगर हम ये तीनों स्टेजेस पार कर लेते हैं तो हम 3 सीढ़ियाँ तो चढ़ते ही हैं, पर हम 4th सीढ़ी के बिल्कुल पास होते हैं, दैट इज़ अ सक्सेस। सो हमारी मेरिट जो होती है वो टोटल मार्क्स ऑफ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से ही लगती है। हमारी जो मेरिट होती है वो डिसाइड टोटल मार्क्स ऑफ मेंस और इंटरव्यू के सिलेबस की।
प्रीलिम्स में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे 2 पेपर्स होते हैं, दैट इज़ GS1 एंड GS2। सो सबसे पहले बात करते हैं GS पेपर 1 की। GS पेपर 1 में जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो ये हैं, दैट इज़ करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, environmental ecology, biodiversity and climate change, and last is general science. अब हम बात करते हैं GS पेपर 2 की, जिसे हम CSAT भी बोलते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये हमारा एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ हमें 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। इसमें जो सिलेबस है वो कुछ ऐसे है, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन, interpersonal skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy and data interpretation. Then comes our UPSC mains syllabus. मेंस के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि हमारे 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें 2 लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं, 4 GS पेपर्स होते हैं। तो लैंग्वेज और ऑप्शनल आप ही चूज़ करेंगे, दैट इज़ अपॉन यू। अभी हम बात करेंगे GS पेपर्स की। हमारे 4 GS पेपर्स होते हैं मेंस एग्ज़ाम में। फर्स्ट GS पेपर जो होता है जनरल स्टडीज़ 1, उसमें जो सिलेबस है दैट इज़ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। सेकेंड पेपर में जो है हमारे टॉपिक्स होते हैं गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। देन पेपर थर्ड, GS थर्ड में जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं पेपर 4 की, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आता है। मैं आप सभी से एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये 4 पेपर हमारे मेंस में ही होते हैं और हर एक पेपर 250 मार्क्स का होता है, और ये टोटल जो होते हैं 4 पेपर हमारे 1000 मार्क्स के होते हैं। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, हर किसी का क्वेश्चन होता है, हाउ टू प्रिपेयर। सीरियसली दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन गाइज। आज मैं आप सबकी ये प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी बहुत कर सकती हूँ शायद। आज मैं आपसे कुछ टिप्स, कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट है मेमोराइज सिलेबस। यस फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड लर्न। मेमोराइज सिलेबस, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना हो, सबसे पहले जो आपको मेमोराइज़ करना चाहिए वो होता है सिलेबस। सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए। इट इज़ रियली हेल्पफुल। सीरियसली आप एक बार करके देखना। सेकेंड इज़ मेक अ टाइम टेबल। आई नो इट्स लाइक जोकिंग पार्ट, बट सीरियसली टाइम टेबल इम्पॉर्टेंट होता है। टाइम टेबल एक शेड्यूल बना देता है जो कि हमारे एग्ज़ाम की स्टेजेस को क्लियर करने में सीरियसली हेल्पफुल होता है। पर हाँ, ये बात सच है कि बचपन में टाइम टेबल हमने बिल्कुल सच में बना के ऐसे ही फेंक दिए हों, उनको फॉलो ना किया हो, बट अभी करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज़ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी हेल्थ, अगर हमें पॉजिटिव रहना है, ऑब्वियस बात है जब हम UPSC करते हैं तो हमेशा हम पॉजिटिव एक ग्रैटिट्यूड से नहीं रहते, हमारे मन में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। हमें बहुत एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ पे हम बहुत डिमोरलाइज होते हैं या डीमोटिवेट होते हैं। इसके लिए हमें ये स्टेज बहुत ज़्यादा काम आती है। डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़ रियली हेल्प टू बी फ्रेश, get positive vibes, and it is really helpful. Fourth, read newspaper. Newspaper is the very important aspect in clearing UPSC. Seriously, newspaper जो मैंने अभी तक जाना है, newspaper हमें बहुत help करता है. If we are reading newspaper on the daily basis, so you can examine कि आपकी 50% तैयारी
हो चुकी होती है। सीरियसली गाइस, ट्राई इट। फिफ्थ होता है वॉच हेडलाइंस ऑन टीवी। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर एक न्यूज़ को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ सकें, बिकॉज़ आपको अपनी बुक्स भी पूरी करनी होती हैं, आपको अपने नोट्स भी देखने होते हैं, आपको बहुत सारे काम होते हैं, आप सिर्फ एक ही चीज़ में उलझ के नहीं रह सकते। सो फ्रेंड्स, सिर्फ हेडलाइंस पे ज़्यादा ध्यान दो, हेडलाइंस देखो, दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। सिक्स इज़ शॉर्ट लिस्ट बुक्स एंड रीड थोरली। कई लोगों, इनफैक्ट मी समटाइम्स, पर जब मैं छोटी थी मुझे अच्छा लगता था कि मेरे रूम्स में बुक्स भरी रहें, बहुत सारी बुक्स हों, पर हाल क्या होता था, वो बुक्स ऐसे ही रखी रहती थी, कुछ होता तो था नहीं। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो बुक्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट करनी होती हैं, बिकॉज़ हम बहुत सारी बुक्स लेके अपने ऊपर बर्डन डालते हैं, बिकॉज़ हम पढ़ नहीं पाते हैं और हम उनसे कुछ मिलता भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखो कि हमें कुछ गेन करना है, रैदर देन हम बुक्स को सजा के रखें। सो कुछ बुक्स शॉर्ट लिस्ट करो और उनको अच्छे से पढ़ो। सेवेंथ इज़ रेफर टू टॉपिक्स। स्पेसिफिक टॉपिक्स को रेफ़र करना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल बहुत थोरोली आप कर सकते हैं या फिर बिना टॉपिक्स के आप कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट कर दें, तो वो सीरियसली इफ़ेक्टिव नहीं होता है। एट्थ, always give mock test. Yes, this is one of the most important series. You should seriously do it because mock test हमें बहुत हेल्प करते हैं। mock test जब हम देते हैं तो सबसे ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हमें पता चलता है कि where we are, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। दिस इज़ द रियली इम्पॉर्टेंट थिंग जो सीरियसली हमें एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड भी देता है। प्लस बिकॉज़ mock टेस्ट हमें हेल्प करता है हम एग्ज़ाम को क्लियर कैसे कर सकें। ये हमें वो सेटिस्फैक्शन लेवल देता है दैट येस वी हैव डिड समथिंग एंड वी आर गोइंग समवेयर। द नाइन्थ इज प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड एसेज। येस, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हमारा मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है एंड ऐसे भी होते हैं। सो you should be in a practice of writing. 10th is sleep well. To wake up fresh, to have a clear mind, you should sleep well. Seriously, you should give the maximum of the time जो हमारी सोने की टाइम लिमिट होती है, दैट इज़ 8 hours। हमें 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, you should take care of your health first. इन सबसे अलग मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहती हूँ कि जब हम यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हैं, सो हमें सबसे पहले अपने थॉट्स क्लियर होने चाहिए। थॉट्स टू बी क्लियर्ड ऑन द वेरी फर्स्ट बेसिस। प्लस जब हम यूपीएससी करते हैं तो एनसीईआरटी हमें फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज़ एनसीईआरटी हमें बहुत हेल्प करती है एग्ज़ाम को क्लियर करने में। और अब आपको एक लास्ट फॉर्मूला बता देती हूँ, दैट इज़ मेक रिविजन योर बेस्ट फ्रेंड्स। वो वाला बेस्ट फ्रेंड नहीं, वरना उससे लड़ाई हो जाएगी, बट रिविजन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना, बिकॉज़ रिविजन एक ऐसी चीज़ है जो कि सीरियसली आपको बहुत हेल्प करेगी टू क्लियर द एग्ज़ाम। सो लास्टली फाइनली मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल।